हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 7। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल के टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आरएनए डीएनए अपना पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ सेल डिवीजन की टर्म्स हैं, एक बार उनको ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। देखो, सेल साइकिल क्या होता है? It is the sequence of events in which cell duplicates its genetic material, synthesize the other constituents of cell and ultimately divide it into daughter cell। देखो, मान लो अपना एक ये सेल है, ठीक है। ये कुछ अपने अंदर कुछ इवेंट्स करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, जिसकी वजह से जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, यानी कि जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेलेज हैं या जो भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो धीरे धीरे क्या होगा, डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा। मान लो एक था, वो और दोबारा बनना स्टार्ट होगा और ये सेल जो है वो धीरे धीरे 2 सेल्स में टूट जाएगा। तो कितने चेंजेस जो इसमें आएंगे इस पूरी प्रोसेस के दौरान, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो जितने भी इवेंट्स हुए जिनमें सेल डुप्लीकेट हुआ, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो डुप्लीकेट हुआ, सिंथेसाइज करा उसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सेल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनको दोबारा बनाया और लास्ट में क्या किया, 2 डॉटर सेल में वो टूट गया। तो वो अपना होता है सेल साइकिल। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच सेल इंक्रीज इन देयर नंबर। एक सेल था, वो 2 में टूट गया, तो सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन किस चीज़ के लिए यूजफुल होता है? ग्रोथ के लिए यूज होता है, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। देखो, कोई बच्चा है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होंगे कम, लेकिन जब उसकी हाइट बढ़नी स्टार्ट होएगी, वेट बढ़ना स्टार्ट होएगा, मास बढ़ना स्टार्ट होएगा, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होएंगे ना। एक सेल को 2 में टूटना पड़ेगा, तभी तो उसकी सेल मास बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगे, मास बढ़ेगी, ग्रोथ होएगी, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन जो सेल डिवीजन है वो किस तरीके से होती है? सेल डिवीजन अपनी मेनली 2 टाइप की होती है। पहली होती है माइटोसिस। पहली कौन सी होती है? माइटोसिस। अब देखो, माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होती है? माइटोसिस सेल डिवीजन अक्कर इन सोमैटिक सेल। अब काफ़ी सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा सोमैटिक सेल कौन से होते हैं। अपनी बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं। पहले होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में अपने कौन से सेल आते हैं? स्पर्म आता है रिप्रोडक्टिव सेल में, स्पर्म आता है, और कौन सा आता है? ओवा आती है, ठीक है। इन दोनों को आपको पता ही होगा। रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जितने भी सेल्स बॉडी में बचते हैं वो अपने होते हैं सोमैटिक सेल। तो जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होती है? वो होती है सोमैटिक सेल में, यानी कि जो अपने रिप्रोडक्टिव सेल हैं स्पर्म एंड ओवा से अलग, उन सेल में अपनी माइटोसिस होती है। और ये किस में हेल्प करती है? विच टेक पार्ट इन ग्रोथ में हेल्प करती है, रिपेयर में और डेवलपमेंट में। अगर बाई चांस हमें कहीं चोट लगी, कुछ वहाँ के सेल जो है अपने उस पार्ट के डैमेज हो गए हैं, तो वहाँ पे जो सेल है वो किसके थ्रू आएंगे? माइटोसिस। मान लो मेरे हाथ पे चोट लग जाती है, तो वहाँ के मेरे हाथ के कुछ सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो रिपेयर किसके थ्रू होंगे? वो माइटोसिस के थ्रू रिपेयर होंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होती है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है उनमें होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में भी ये होती है। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स तो होते नहीं, उनमें सोमैटिक सेल्स होंगे। तो उन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कौन सी सेल डिवीजन होती है? माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। अब इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देखते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की। देखो, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की? आफ्टर माइटोसिस सेल डिवीजन 1 सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद एक जो सेल है वो कितने डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है? वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द पेरेंट सेल। देखो, अगर बात करें अपनी, तो हमारे ह्यूमन बींग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कल मैंने तुमसे पूछा भी था, किसी ने कमेंट नहीं किया, ठीक है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपका जो सेल है वो डॉटर सेल में टूटता है, ठीक है, मान लो इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 46। तो इनमें भी कितने होंगे? डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे। 46 इसमें होंगे, 46 इसमें होंगे। माइटोसिस में क्या होता है? जो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होता है पेरेंट सेल के, ठीक है। अच्छा, अगर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो जाए, अगर किसी एक बॉडी पार्ट में माइटोसिस होती जा रही है और उसकी ज़रूरत है नहीं, तो क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, कैंसरस ग्रोथ या ट्यूमर। तो अगर वहाँ पर होती जा रही है तो क्या होएगा? वहाँ पर एक
बॉल बन जाएगी ना सेल्स की, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, तो वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उससे हमें ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। आगे देखो, फर्स्ट सेल डिवीजन की टाइप अपनी हो चुकी है क्लियर। सेकंड सेल डिवीजन की टाइप होते हैं मियोसिस। अब मियोसिस कहाँ पे होते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल। वो होती थी सोमैटिक सेल में, और ये होती है अपनी रिप्रोडक्टिव सेल्स में। दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट मैंने आपको बताया था, हैप्लॉइड गैमेट वो होता है जहाँ पे पेयर नहीं बनता, ठीक है, पेयर नहीं बनता, सिंगल होता है। ये हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। अगर पहले की वीडियो यार आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर देख लेना, वरना आपकी जगह फिर कोई और सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेट, और जैसे कि ओवा और स्पर्म में मियोसिस होती है। इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। अब रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन यानी कि रिड्यूस से रिडक्शन बना, इसका मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना। रिड्यूस का मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना, तो इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि ड्यूरिंग विच ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है, हर एक डॉटर सेल के पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मियोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रही थी, और मियोसिस में क्या होगा, एक सेल से कितनी बनेगी, 4 डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बस इतना ही इन दोनों में करने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं। देखो कुछ टर्म रिलेटेड टू साइटोलॉजी देखते हैं। पहली टर्म है कार्योकिनेसिस। कार्योकिनेसिस का क्या मतलब होता है? जब अपना सेल डिवाइड हो रहा है, मान लो एक सेल है वो 2 में टूटने वाला है, तो टूटने के लिए पहले उसको अपने अंदर के सारे सेल ऑर्गेनेलिज को डबल करना पड़ेगा, तभी वो 2 सेल्स में टूटेगा। दोनों सेल्स में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज 1-1 चला जाएगा। जब उसके लिए जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब वो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है उसको हम बोलते हैं कार्योकिनेसिस प्रोसेस। अगला है साइटोकिनेसिस। इसमें है साइटोप्लाज्म अपना डिवाइड होता है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, यानी कि पूरा का पूरा सेल का जो ये वाला हिस्सा है अंदर वाला, ये डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, सारे के सारे हम सेल ऑर्गेनेलिज वाली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना होता है साइटोकाइनेसिस। देखो डाइप्लॉइड क्या होता है, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 2 कंप्लीट जो सेट होंगे उनको हम बोलेंगे डाइप्लॉइड, और ये कहाँ पे मिलते हैं, सोमैटिक सेल में। हमने अभी भी पढ़ा ना कि जो मियोसिस होती है ना, मियोसिस जो होती है उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, हाफ, उसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ा अभी देखो यहाँ पे मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन भी बोल रहा है इसको, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड आपको समझ आ गया। डाइप्लॉइड में क्या होता है, 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो किस में होता है, सोमैटिक सेल में। हैप्लॉइड क्या होता है, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, गैमीट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। देखो मियोसिस सेल डिवीजन में अगर 2 नॉन सिस्टर मतलब अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं, उनके बीच में इस वाली में जो जेनेटिक मटेरियल और इस वाली में जेनेटिक मटेरियल आपस में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला देखो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम साइज एंड शेप बियरिंग कोरस्पॉन्डिंग जीन। अब देखो ये समझ आ गया, ऐसे क्रोमोसोम का एक पेयर जिनमें साइज सेम होता है और शेप जो है सेम होती है। ईजी है, सिंपल है। आगे देखो एलीली क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स गवर्नड बाय जीन। तो अलग जो एक कोई जीन है वो अलग अलग आपको कैरेक्टर्स की फॉर्म दे रहा है, उसको हम बोलेंगे एलीली। अगला है फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन डायरेक्टली। जो हमें बाहर से कैरेक्टर दिख रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो तो होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो होता है जीनोटाइप। इनको मैं एक बार आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है ये क्लियर हो जाए। देखो मान लो कि एक फैमिली है जिसमें पापा भी जो है वो लंबे हैं और जो मदर है वो भी लंबी है, ठीक है, और जो उनका बेबी होएगा वो भी कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है, कैसा होगा, टॉल होगा। क्लियर है ये चीज़। सेकंड जो है अपनी एक फैमिली है, उसमें जो है फादर की जो हाइट है वो तो अच्छी है, यानी कि फादर तो लंबे है, लेकिन जो मदर है, मदर की हाइट जो है कम है, ठीक है, मदर की हाइट कैसे, शॉर्ट। लेकिन बेबी जो हुआ वो अपने फादर पे चला गया और उसकी भी जो हाइट होगी वो कैसी हुई, टॉल हुई, कैसी हुई, टॉल हुई, ठीक है। आगे ये दोनों चीज़ें समझ में, एक में मम्मी पापा दोनों बड़े हैं, बच्चा भी बड़ा हुआ, मतलब टॉल हुआ। एक में फादर की हाइट अच्छी है, मम्मी थोड़ी सी शॉर्ट है, फिर भी बच्चा टॉल हुआ। तो इसमें देखो ये बच्चा टॉल ही है,
ये भी बच्चा टोल है, तो दोनों लंबे हैं, बाहर से देखने में दोनों लंबे हैं, तो ये तो वो फिनोटाइप यानी कि कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन डायरेक्टली, यानी कि ये दोनों सेम टू सेम दिखेंगे। फिनोटाइप के हिसाब से हम इन दोनों को कहेंगे सेम है, क्योंकि दोनों ही तो लंबे हैं। लेकिन अगर बात करें जीनोटाइप की, इसमें मान लो बड़ा कैरेक्टर टी था, टी, इसमें भी दोनों टी थे, मतलब कैपिटल टी, दोनों टोल थे। तो बेबी भी कैसा होगा, कैपिटल टी, यानी कि उसमें जो मतलब जीन्स आएंगे वो दोनों बड़े वाले। लेकिन इसमें क्या है, पापा तो बड़े हैं, लेंथ पापा की बड़ी है, मम्मी कैसी है, शॉर्ट है, स्मॉल टी लिख देते हैं। तो बच्चा जो कैसा होगा, एक उसमें करेक्टर कैपिटल टी वाला है और एक करेक्टर है स्मॉल टी वाला। बस बात क्या हुई, पापा का जो करेक्टर था यानी कि टोल होने वाला, वो ज़्यादा डोमिनेंट था, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल था मम्मी से, इसलिए जो बेबी था वो पापा पे चला गया। ठीक है, वो डोमिनेंट ट्रेड्स उनको बोलते हैं जो अपने आप को दिखा देते। तो पापा की टोलनेस वाली ट्रेड डोमिनेंट थी, उसने अपने आप को शो कर दिया, बच्चा टोल हो गया। फिनोटाइप के हिसाब से तो दोनों बच्चे टोल हैं, इक्वल हैं, ये सेम है। लेकिन अगर बात करें जीनोटाइप की, यानी कि उनके अंदर के करैक्टर की, इसमें दोनों कैपिटल टी है, दोनों बड़े फादर मम्मा दोनों टोल थे, और इसमें जो है एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। बेशक ये टोल है, लेकिन जो इसके जीन्स हैं वो इस वाले से, जीनोटाइपिक रेशियो इस वाले से क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर होगी ये चीज़। इससे ईजी तरीके से तो मैं भी तुम्हें नहीं समझा सकती, बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, समझ आ ही गया होगा तुम्हें। आगे देखो, टोनोप्लास्ट क्या होता है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल। वैक्यूल हम पढ़ चुके थे, कोई भी एक हिस्सा होता है जिसमें हम अपना टॉक्सिक वेस्ट वगैरह सेल का इकट्ठा होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन उसके बाहर जो बनी होती है, लेयर बनी होती है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है। यूनिट मेम्ब्रेन देखो, द बेसिक ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिक ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन का कुछ भी मतलब सिंपल ही है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी मतलब जो अपना स्ट्रक्चर होता है ना सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आगे देखो, जेनेटिक्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जेनेटिक्स होता क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं, किसने डिस्कवर किया वो। जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स में क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। फादर या मम्मा से जो अपने अंदर कैरेक्टर आए हैं, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो कैरेक्टर गए हैं, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, पता ही है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक। और वो जो प्रोसेस हुई एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, क्लियर है। जो पहली बार जेनेटिक्स था वो किसने ढूंढा था, डब्ल्यू वॉटसन ने। जहाँ भी साइंटिस्ट का नेम आता है मैं तो वही कह देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में जेनेटिक्स की खोज की थी। ठीक है, और इसने जेनेटिक्स की खोज करी थी डब्ल्यू वॉटसन ने। जोन्स जो था उसने जीन की खोज की थी 1909 में। सबसे पहली बार जीन का नेम किसने यूज़ किया था, जोन्स ने यूज़ किया था 1909 में। आगे देखो, ग्रीगर जॉन मेंडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीगर जॉन मेंडल जो है उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु गेव द आइडिया ऑफ हेरिडिटी बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। तो ग्रीगर जॉन मेंडल था जो उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो उसका एक पी वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे हेरिडिटी के ऊपर, और उसने एक्सपेरिमेंट करे थे 1822 से 1884 में। तो उसने हमें हेरिडिटी के बारे में, वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली थी, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो मेंडल जो था, ग्रीगर जॉन मेंडल, उसने पी प्लांट्स को, पी मतलब मटर के जो प्लांट होते हैं उनको चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेंडल मेड अ पहले तो उसने क्या किया, मेंडल मेड अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर प्लांट हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फॉर सिंगल ट्रेट कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। जैसे मैंने अभी पेरेंट्स का एग्जांपल देके समझाया, उसने पी पे ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो पहले होते हैं ये देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर सिर्फ हम एक ही ट्रेट को स्टडी करते हैं, यानी कि टॉल शॉर्ट, देखो ये ट्रेट एक ही है, इसमें हम सिर्फ हाइट के बारे में सोच रहे हैं, या तो चीज़ लंबी होगी छोटी होगी, मतलब हम हाइट के बारे में सिर्फ स्टडी कर रहे हैं प्लांट की, प्लांट कैसा है, उसका कलर कैसा है, पत्ते कैसे हैं, वो कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ हम देखेंगे लंबा है कि छोटा है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड बोलते हैं सिर्फ जब हम एक कैरेक्टर को देख रहे हैं, सिंगल ट्रेट को देख रहे हैं, यानी कि टाल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्रॉस किया था दो प्योर प्लांट के बीच में, ठीक है, जिनकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर थे। देखो उसने क्या किया था, एक तो प्लांट लिया था जो कि लंबा था, लंबा प्लांट था, मान लो ये
लंबा प्लांट था, ठीक है। और देखो कैपिटल टी है, यानी कि प्योर है, यानी कि वो जो था इसके जो मतलब जहाँ से ये प्लांट आया है इसके पहले वाले भी इसमें मतलब दोनों की दोनों टोल वाले हैं, इसमें करेक्टर शॉर्ट वाला है ही नहीं, ये भी दोनों शॉर्ट वाले करेक्टर, ये प्लांट जो है वो अपना छोटा सा है, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराई, इनका जो मतलब ये समझ लो आप, ये प्लांट है, ये प्लांट है, इनका जो बेबी हुआ वो कैसा होगा। देखो जो टॉल प्लांट वाला था, जो इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ना, वो अपना डोमिनेंट ट्रेट यानी कि ताकतवर वाला होता है, जो कैपिटल टी से डिनोट कर रखा है यानी कि वो ताकतवर वाला कैपिटल से डिनोट किया है, इसलिए इसका मतलब जब इनका बेबी होएगा वो किसकी बात मानेगा, वो कैपिटल वाले की, ताकतवर वाले की बात चलेगी, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट, जो अपने आप को दिखाता है। तो टोल वाला दिखाएगा, तो जो बेबी हुआ यानी कि एफ, वो जो इनकी जनरेशन हुई वो कैसी हुई, टोल हुई। बेशक उसने इसकी छोटे वाले की बात नहीं मानी, लेकिन छोटे वाले के करैक्टर तो गए हैं ना, इन दोनों से मिला के ही ये बेबी हुआ है, तो छोटे वाले के करैक्टर तो गए हैं, लेकिन बात उसने किसकी मानी है, बड़े वाले की, यानी कि हुआ तो वो टोल है, लेकिन उसका जो करेक्टर है वो कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो वो टोल, लेकिन छोटे वाले करेक्टर भी गए हैं। अब क्या हुआ, अब हमने इस वाले के बीच में और इसके जो मतलब 2-3 ऐसे ही सेम टू सेम थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन कराए, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब सेल्फ पोलिनेशन कराओगे तो क्या होगा, 25% तो बेबी ऐसे होंगे जो टोल होंगे, जो इस वाले टी और इस वाले टी से मिलकर बनेंगे, यानी कि प्योर टोल होंगे, ठीक है। अब 25% होंगे जो स्मॉल टी से मिलके बनेंगे, ड्वार्फ होंगे। F2 जनरेशन, दूसरी जनरेशन की बात हो रही है, पहले इन दोनों से मिलके ये बनाए, अब इन दोनों को आपस में करा के F2 जनरेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ होंगे जिसमें कैपिटल टी भी आएगा और स्मॉल टी भी आएगा, वो होंगे, वो टोल ही होंगे, लेकिन वो प्योर टोल नहीं है, उनमें स्मॉल वाले भी करेक्टर हैं, तो ये टोल लेकिन उनमें स्मॉल वाले भी करेक्टर। अब देखो फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइप और जीनोटाइप मैं बता चुकी हूँ। देखो फिनोटाइप सिर्फ बाहर वाला करेक्टर देखता है, यानी कि वो सिर्फ ये देखेगा बड़ा है कि छोटा है, तो यानी कि फिनोटाइप के हिसाब से ये भी टोल है, ये भी टोल है और ये शॉर्ट है, यही तो अलग हुआ फिनोटाइप के हिसाब से, ये दोनों तो सेम ही है, यानी कि 75% तो टोल है और 25% है जो ड्वार्फ है। तो रेशो कितनी हुई, 3:1 हुई, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, 3:1 हुई ना जब उनको डिवाइड करेंगे 75 को 25 को। जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक को पता है, जीनोटाइप इंटरनल कैरेक्टर्स को देखता है। अब इसमें देखो ये भी टोल है, ये भी टोल है, लेकिन ये दोनों टोल आपस में क्या है, डिफरेंट है। ये प्योर टोल है, इसमें दोनों टोल वाला है, इसमें एक टोल और एक शॉर्ट, तो इसलिए ये इसको अलग मानेगा, इसको अलग मानेगा और इसको अलग मानेगा, ठीक है। जीनोटाइपिंग में इतना फर्क है, तो इसका मतलब जब इनकी रेशो लोगे 25 की, 50 की और 25 की, इनको कैंसिल करेंगे 1:1 आएगा जीनोटाइपिक रेशो। क्लियर है भाई, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को देखते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मान एक पी प्लांट लिया हमने, पी प्लांट या कोई और प्लांट लिया, कोई भी ले सकते हो, उसमें एक जो वो है उसमें राउंड सीड है, उसके जो उसके सीड्स हैं वो राउंड हैं और उनका कलर कैसा है, येलो है। तो उसमें दो चीज़ों को देख रहे हैं हम, एक तो सीड्स का जो शेप है उसको देख रहे हैं और दूसरा उनके कलर को, यानी कि दो चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। उसमें सिर्फ हम उसको हाइट को कंसीडर कर रहे थे, इसलिए मोनो हाइब्रिड यानी एक चीज़ को, इसमें हम दो चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, कलर को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी शेप को, इसलिए इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने एक क्रॉस, मेंडल साइंटिस्ट का नेम था, फादर ऑफ जेनेटिक्स था ये, मेड अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर प्लांट हैविंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। इसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, अलग अलग करेक्टर है, कौन कौन से करेक्टर लिए, कलर लिया है, शेप लिया है, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो उसने दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराई थी, पहला था जिसके राउंड सीड है और येलो सीड है, दूसरा था जिसके रिंकल्ड सीड है और ग्रीन कलर के सीड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे हम। देखो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो बेबी पैदा होएगा तो वो कौन सा होएगा, इसके गैमीट्स कौन से जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल वाई येलो सीड को दिखा रहा है और कैपिटल आर दिखा रहा है राउंड को, स्मॉल आर दिखा रहा है रिंकल्ड को, यानी कि टेढ़े मेढ़े इस तरीके के, और स्मॉल वाई दिखा रहा है ग्रीन सीड्स को। जब इनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन करोगे तो बताओ कैसा बनेगा। जब ये कैपिटल आर जो है ये तगड़ा है ना, कैपिटल आर दिखाया, तो इसका मतलब मैंने बताया था जो कैपिटल में डिनोट करता है वो डोमिनेट होता है, वो अपने आप को दिखाता है। तो जो बेबी पैदा होएगा वो कैसा होएगा, राउंड होएगा वो, ठीक है। और उसके सीड्स कैसे होंगे, येलो होंगे। देखो उसमें क्वालिटीज़ तो इनकी भी आएंगी ना, तो एक तो कैपिटल आर
और स्मॉल आर भी आएगा उसमें, कैपिटल वाई भी आएगा और स्मॉल वाई भी आएगा। लेकिन वो होगा कैसा, उसके सीड्स कैसे होंगे, राउंड होएंगे और कैसे होंगे, येलो ही होएंगे तो राउंड और येलो ही, लेकिन उसमें क्वालिटीज़ दूसरे वाले स्मॉल वालों की भी आएगी। ठीक है, हो गया ये क्लियर। आगे देखो जब क्रॉस पोलिनेशन कराया तो F1 जनरेशन कैसे हुई, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो राउंड और येलो सीड्स होंगे सारे के सारे, समझा दिया मैंने। लेकिन जो क्वालिटी है वो इनकी भी आई है, इसलिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई को भी लिखा है साथ में। अब इन ऐसे ही पिछली बार की तरह इनके बीच में जब सेल्फ पोलिनेशन कराओगे, इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन करानी है, जब इन दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन कराओगे तो इस तरीके का कुछ टेबल बनेगा। इतने सारे मतलब अपने पास ऑप्शन होते हैं, इतने सारे वो, ठीक है, इतने सारे तरीके हैं जिनसे मतलब बन सकता है जो अपनी इन दोनों के सेल्फ पोलिनेशन के बाद जो बेबी बनेगा वो इन तरीके का बन सकता है। अब बेबी आप बच्चा मत समझ लेना, मेरा मतलब इनसे है इनकी जो जनरेशन होएगी, ठीक है, अगली, या तो वो राउंड होगा, येलो होगा, राउंड येलो हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का राउंड येलो हो सकता है कि राउंड में तो दोनों कैपिटल आर और येलो में स्मॉल आर हो। तो ये एक बार आप सारे के सारे पढ़ लेना, मैं आपको रेशियो एक बार इनकी जल्दी से दिखा देती हूँ। ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे, समझ तो आ ही गया होगा। देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो होगी 9:3:3:1, क्योंकि ये तो सिर्फ बाहर वाले कैरेक्टर्स को देखते हैं ना, बाहर वाले, और जीनोटाइपिक रेशियो क्योंकि वो सारे ही डिफरेंट है, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, हो गया क्लियर। ये इन्होंने मार्क करके भी दिखा रखा है, इन्होंने मार्क करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, क्यों मार्क करके दिखा रखा है, कौन कौन से इसमें बन सकते हैं वो दिखा रखा है। ये आप कर लोगे, इजी है, इनको लर्न कर लेना। अगर मतलब इनको लर्न तो आप कर ही लोगे, समझ मैंने दिया ही है। अब देखो मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने प्रपोज की, उनको देख के उसने लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए थे, तभी तो मेंडल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसीलिए तो बोलते हैं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या दिए थे, लॉ दिए थे, कुछ लॉ। उसके लॉ को एक बार जल्दी से स्टडी करते हैं और आज के लेक्चर को करते हैं फिनिश। देखो पहला जो लॉ था मेंडल का वो था लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट। लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट था मेंडल का। मेंडल प्रपोज दैट व्हेन टू डिसिमिलर यूनिट फैक्टर आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस, वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेंट यूनिट फैक्टर व्हाइल अदर विच फेल टू एक्सप्रेस इज रिसेसिव यूनिट फैक्टर। मैंने अभी भी बताया कि फादर अगर टोल है और मम्मा अगर शॉर्ट है तो जो बेबी होगा, मान लो अगर बेबी अपना टोल हुआ है, बेबी अगर अपना टोल हुआ है, यानी कि जो फादर की टोलनेस वाला करेक्टर था, वो ज़्यादा पावरफुल था। मम्मी का जो ड्वार्फनेस वाला करेक्टर था, मम्मी छोटे थे ना, वो इतना पावरफुल नहीं था। जो अपने आप को शो कर जाएगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो शो नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। अगर ये बच्चा छोटा रह जाता ना, अगर इसकी हाइट कम होती तो मम्मा का जो ड्वार्फनेस वाला ट्रेट होता वो डोमिनेंट ट्रेट होता। ठीक है, क्लियर है ये। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है वो तो डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो रिसेसिव। तो जैसे टोलनेस वाला जो ट्रेट है वो ज़्यादातर केसेस में टोलनेस वाला ट्रेट जो है वो डोमिनेट होता है ड्वार्फनेस वाले ट्रेट के ऊपर। जैसे हमने पी प्लांट के केस में भी देखा, छोटे और बड़े वाले प्लांट लिए थे, तो जो उनका आपस में मिलके जो नई जनरेशन आई थी उसमें जो प्लांट थे वो सारे के सारे टोल थे। तो टोलनेस का जो करेक्टर होता है वो हमेशा ड्वार्फनेस के करेक्टर से क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो ये ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बेबी। ऑफ स्प्रिंग और क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली शो डोमिनेंट करेक्टर इन F1 जनरेशन। देखो जब भी हम क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं तो पहली की पहली F1 जनरेशन में, तो जब हमने पी प्लांट वाला किया उसमें सारे के सारे पहली जनरेशन में तो टोल थे ना सारे के सारे। तो पहली जनरेशन में जो F1 जनरेशन में जो आते हैं वो हमेशा कौन से ही शो करते हैं, वो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट को शो करेंगे। जब इन सेकेंड F1 जनरेशन वालों के बीच में आपस में ट्रेट कराएंगे तब वो आते हैं कि आधे छोटे हो गए आधे बड़े हो गए, F2 जनरेशन में वो दिखता है। लेकिन पहली बार जो इन दोनों को मिला के बनता है वो हमेशा सिर्फ कौन सी ट्रेट शो करता है, वो डोमिनेंट ट्रेट शो करता है। अगला है ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब F2 जनरेशन में बोथ द कैरेक्टर विच इज गवर्न्ड बाय जीन इज सेपरेटेड। F2 जनरेशन में क्या होगा, दोनों के दोनों जो फैक्टर होते हैं, दोनों के दोनों फैक्टर जो एक जीन ने गवर्न किए थे वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते, मतलब दोनों के दोनों फैक्टर डिफरेंट चले जाते हैं। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। डाई हाइब्रिड जो क्रॉस थी या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड में अगर 3 चीज़ों को डिफरेंट हम स्टडी करेंगे तो जो पेयर थे वो क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब सेपरेटली इनहेरिट होते हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। मतलब जैसे एक हमने लिया था येलो और राउंड था, एक हमने लिया था रिंकल्ड
और ग्रीन। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जो है प्लांट उसके सीड्स येलो हों और रिंकल्ड हों, येलो हो और रिंकल्ड हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि येलो और राउंड इकट्ठे ही होंगे और रिंकल्ड और ग्रीन इकट्ठे ही होंगे। येलो और रिंकल्ड भी हो सकता है और ग्रीन और राउंड भी हो सकता है। तो यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट है वो अलग अलग से इनहेरिटेड होते हैं, वो आपस में लिंक्ड नहीं होती, ये है इसका मतलब। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है। मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी अगली सीरीज़ की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। अगर आप कुछ और हमसे चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई आज की वीडियो में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जो भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं अगली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।